एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 174 यानी 174 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे ना 3 लोग थे जो फेंगयुआन के ठीक सामने आए थे, लेकिन वो डर के भाग गए थे। उनका नाम था पिकॉक देती, ब्यूटीफुल कैमल इमॉर्टल और डोंग लीफेंग। ये तीनों लोग वेस्टर्न डिजर्ट के थे और तीनों फेंगयुआन को देख के भाग गए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि भाई ये जो फेंगयुआन है असल में ली गुआंगी है, जिसके पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है, जो कि रैंक 8 से लड़ने के बराबर ताकत देता है। तो ये सब देख के डर के भाग गए थे। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। बाई नेमिंग कहते हैं हाँ, प्योर क्लाउन्स थे ये तो। हाई लॉलन साइलेंस में हैवी फील कर रही थी। पिकॉक देती, ब्यूटीफुल कैमल इमॉर्टल, डोंग ली फेंग रैंक 7 वाले स्ट्रॉन्ग थे, पर फेंगयुआन के सामने बिल्कुल वीक। हाई लॉलन का माइंड शॉक में आ गया। वो ये कहती है, ये बंदा इतना फास्ट कैसे ग्रो हो गया। उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी थी, पर चेस होने की वजह से दिखाने का चांस ही न कम मिला था। अब जब एनिमीज भाग गए तब उसे समझ आया कि उनकी टीम कितनी पावरफुल हो चुकी है। बस रैंक 8 ना हो सामने तो ये लोग फ्री में एकदम भाई रैम्पेज कर सकते, घूम कुछ भी कर सकते, घूमना मारना किसी को भी। हाई लॉलन के अंदर फिर से थोड़ा-सा एम्बिशन जाग गया। वो कहती है, अगर हम पे जो इन्वेस्टिगेट मूव लगे हैं, उन्हें हटा दें तो हम चुपचाप डेवलप कर सकते हैं। रैंक 8 के अलावा कोई नहीं रोक सकता। फेंगयुआन ने कहा, ठीक है, जो चाहिए था मिल गया है, चलो चलते हैं। फेंगयुआन, बाइनिमिंग, हाई लॉलन और फेरी मियाओयिन चारों ने एशियन बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल एक्टिवेट करा। वूश, दोनों लोग गायब हो गए। नेक्स्ट मोमेंट वो एक नॉर्मल सैंड ड्यून के ऊपर आए, जहाँ पे एकदम भाई सर के ऊपर सीधा हार्ड सन पड़ रहा था, एकदम गर्म हवा और एकदम हीट ब्लर लग रहा था। फेंगयुआन ने दूर से देखा कि ट्रांसलोकेशन डेजर्ट था अब काफ़ी पीछे रह गया था। फेंगयुआन ने कहा, यहाँ रेस्ट करेंगे, सराउंडिंग्स को गार्ड करो। वो अपना इमॉर्टल प्राइमेसी ओपन करता है। लेडी व्हाइट रैबिट बाहर आती है। शैडो सेक्ट अब उसके अंदर था, यानी अब एक तरीके से पूरा का पूरा शैडो सेक्ट अब फेंगयुआन के अंदर ही रहता है, इसलिए सब उसकी सुनते थे। चारों इमॉर्टल्स कंसील हो गए और इन्वेस्टिगेट मूव ऑन हो गए, यानी एक तरीके से इन्वेस्टिगेट मूव इनके ऑन हो गए ताकि आसपास कोई ना पता कर पाए इनको। मतलब पता भी कर ले आए तो इनको भी पता चल जाए और भागे। फेंगयुआन डिजर्ट के अंदर डीप जाके छोटा सा केव बना लेता है। सिंपल था, पर उसने मॉर्टल गू से फॉर्मेशन लगा के केव को स्ट्रॉन्ग और एक तरीके से ब्रीथेबल बनाया था ताकि सांस ली जा सके। फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर के लिए ईजी काम था। फिर वो तुरंत ही बैठ गया, आइस क्लोज की और इमॉर्टल क्लियर मूव एक्टिवेट करा। सोरिंग फाइटिंग स्पिरिट, ये एक रेयर विजडम पाथ मूव था जिसका कोड इमॉर्टल गू था। रूल पाथ रैंक 7 वाला फाइट। और फॉर्मेशन में जो बाकी मॉर्टल वाले गू लगे थे मोस्टली विजडम पाथ के थे। ये रैंक 7 इमॉर्टल किलर मूव था, इसलिए टाइम टाइट होने के बावजूद फेंगयुआन ने जल्दी नहीं की, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रिसाइज काम करा। गो बम एक्टिवेट होते ही गए और उसके सवेनर मॉर्टल प्राइमेसी के स्काई में डीप कलर वाली प्रोफाउंड लाइट्स फ़ील होने लगी। इमॉर्टल को जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा हेवी लाइट थी। लिमिट आते ही फेंगयुआन ने रेड डेट इमॉर्टल एसेंस फाइट इमॉर्टल गू में इंजेक्ट किया। बस 3 बीट्स लगे और फाइट गू की बैक ओपन हुई और वो फ्लाई हुआ स्काई में एक सिल्वर लाइन ड्रॉ करते हुए। वो लाइन प्रोफाउंड लाइट में एकदम घुसी और इंस्टेंट ब्लाइंडिंग फ्लैश एकदम बूम हुआ। पूरा का पूरा प्रोफाउंड लाइट ब्लास्ट हो गया और मॉर्टल गू बर्बाद हो गए और फ्लाइट गू भी नीचे आ गिरा। एक्टिवेशन फेल हुआ था। बैकलैश ने उसकी सोल को झटका दिया। माइंड में क्रेजी थॉट घूम रहे थे, रैंडम, एस्कार्ड और अनकंट्रोलेबल थे। पर फेंगयुआन प्रिपेयर्ड था। अपने दांतों को दबाकर होल्ड कर कर डजन्स ऑफ ब्रेथ उसने अच्छे से मतलब सांसें ली और सही करा, सेटल करा। वो अब थोड़ा सा पतला था। फिर हीलिंग स्टार्ट करी। बॉडी माइनर डैमेज हुई थी, लेकिन सोल पे बहुत हैवी डैमेज लगा था। एक्सपेक्टेड था, क्योंकि किलर मूव फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा था और सिमुलेशन और रियल दोनों अलग चीज़ होती हैं। और जब स्ट्रॉन्ग किलर मूव फेल हो तो बैकलैश भी बड़ा होता है। इस बार बॉडी सेफ थी, पर माइंड पे एकदम भाई माइंड और सोल पे हिट लगा था। हीलिंग के बाद वो ठीक हुआ। स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल हीलिंग मेथड्स नहीं आते, पर काफ़ी ऑप्शन थे। जैसे बॉडी के लिए जब वो हील करना हो तो मैनस बिफोर यूज़ कर लो, सोल को हील करना हो तो गट्स को यूज़ कर लो। और अगर किसी भी तरीके की माइंड इंजरी हो जाए तो वो जो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के जो इनहेरिटेंस थी उसके अंदर विज़डम पाथ की हीलिंग थी, तो वो वाली यूज़ कर लो। सवेनियर इमॉर्टल बॉडी में दाव क्लैश नहीं करते, इसलिए हीलिंग फास्ट थी। माइंड इंजरी पूरी वाइप नहीं हुई, बाकी के तरीके से रिड्यूस मैटर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही थी वो। फेंगियोन ने इग्नोर किया, फिर से मूव एक्टिवेट करने का स्टार्ट करा और सेकंड ट्राई भी फेल हुआ। थर्ड ट्राई फाइनली सक्सेस हुआ। प्राइमसी में प्रोफाउंड लाइट वाटर जैसी फ्लो करके क्लाउड के वो एकदम सिकुड़ के बेसिन साइज का बना दिया, एकदम नेचुरल, एकदम बेसिन साइज का छोटा बोल टाइप का बना दिया। फेंगियोन ने कहा गो। लाइट सीधा जाके यिंग वुशी पर लैंड हुई। यिंग वुशी प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी में था, बट कंडीशन डेड बॉडी जैसी लग रही थी, बिल्कुल लाइफलेस। प्रोफाउंड लाइट मिट्टी में पानी जैसे उसके ब्रेन में घुस गई और कुछ सोल पार्ट में, कुछ सांसों में पूरा का पूरा फ्यूज हो गया और यिंग वुशी का बॉडी सडनली एकदम से शेक हुआ।
तभी यिंगुइशी की आंखों में एकदम से शार्प लाइट फ्लैश हुई और तभी वो एकदम हाँ करके उठ गया। वो झटके से उठ बैठा और फिस्ट टाइट करे आर्म्स की जो वेन थी एकदम भाई पॉप आउट हो गई। फिंगर्स क्रैक हो रही थी। यिंगुइशी कहता है डैम इट हेवनली कोर्ट ने मेरा मेन बॉडी कैप्चर कर लिया। ये मैं कभी फॉरगिव नहीं करूंगा। मैं अपना बॉडी वापस लूंगा। हेवनली कोर्ट हो या कोई भी हो, मैं उसको तोड़ डालूंगा। और एकदम चिल्ला रहा था। वो खड़ा होकर स्काई की तरफ चिल्लाने लग गया, कह रहा है आई वॉन्ट टू फाइट, आई मस्ट प्रिजर्व परसीव या प्रिज़र्व, मैं तो प्रिज़र्व कहता हूँ। पहले मैं वीक था, गलत था। ओ फेंगयीवान, तू एक प्योर अदरवर्ल्डली डीमन है। जब पर्पल लॉर्ड ने तुझे एक्सेप्ट किया तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। इस दुनिया में फेट गू तोड़ने का चांस किसी के पास नहीं, वो सिर्फ तेरे पास है। मैं बिलीव करता हूँ तू हमें लीड करेगा, हेवनली कोर्ट में घुस के फेट गू को डिस्ट्रॉय करेगा और मेरा मेन बॉडी रेस्क्यू करेगा। अब वो एक तरीके से डिप्रेस्ड नहीं था, बिल्कुल एकदम नया इंसान बन गया था, एकदम बिल्कुल सही हो गया था। फेंगयीवान ने अपना सर हिलाया और सैटिस्फाइड था। यिंगुइशी रैंक 7 था, पर उसके पास लीड सोल इंटू ड्रीम किलर मूव था। रैंक 8 इमॉर्टल हो या इमॉर्टल गो हाउस, कोई भी उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता और बंदा सीधा ड्रीम रेलम में गिरेगा। तो बहुत काम की चीज़ है यिंगुइशी। और अगर वो वू यंग से फाइट में होता तो वू यंग की डेथ पक्की थी, अगर यिंगुइशी साथ में होता तो। उसका फाइटिंग स्पिरिट वापस आना, फेंगयीवान की टीम और स्ट्रांग हो गई थी। इससे एक और बंदा भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ था, वो था सिक्स्थ हेयर। क्योंकि सिक्स्थ हेयर फेंगयीवान की जल्दी बात नहीं मानता, वो यिंगुइशी की बात मानता है। अब देखते हैं लांग या ब्लसलैंड रिफाइनमेंट हॉल के अंदर रंबल आवाज आती है। अर्थ फायर थंडर की तरह एक्सप्लोड हुआ। फ्लेम से एक ब्लैक हेयर वाला हैवी बिल्ड फिगर बाहर जम करा और एकदम भाई खांस रहा था बड़ी खतरनाक तरीके से। ये था लांग या लैंडस्पीड। लांग या लैंडस्पीड एकदम खांसते खांसते कहता है, फिर से फेल डैम इट। अगर मैं अपना हेरी मैन स्टाइल यूज करता तो इमॉर्टल को रिफाइन हो चुका होता, पर फेंगिवान को ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल चाहिए। मुझे परेशानी करे जा रहा है ये तो। तब दूर से एक वॉइस आती है। वो कहता है, आई एम सिक्स्थ हेयर, लॉर्ड फर्स्ट सुप्रीम एल्डर से मिलने आया हूँ मैं तो। लैंडस्पीड तो फ्रेंडली टोन में कहता है, सिक्स्थ हेयर क्या हुआ तुम्हें? तो सिक्स्थ हेयर कहता है, मैं फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को गो रिफाइन करने में हेल्प करना चाहता हूँ। मेरी रिफाइनमेंट पाथ अटेंडमेंट भी ग्रो होगी। उसकी आंखों में डीप ब्राइट और लाइट चमक रही थी, एकदम भाई फुल होप से आया था। लांग या लैंडस्पीड हेरी मैन हेवन एंड अर्थ रिफाइनमेंट स्टाइल में प्रो था, पर वो स्टाइल हेवंसविल और ट्रिबुलेशन अट्रैक्ट करता है। फेंगिवॉन को ऐसा कुछ चाहिए जो कि मतलब ये हेवन एंड अर्थ स्टाइल ना ले, बल्कि वो ह्यूमन स्टाइल ले। क्योंकि अगर देखो हेवन एंड अर्थ स्टाइल लेगा तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो भी गू रिफाइन होगा उसके अंदर हेवंस विल आ जाएगी। तो लांग या लैंड स्पीड से फेंगिबा ने क्या कहा था कि मुझे ह्यूमन स्टाइल चाहिए, इसलिए। तो ह्यूमन स्टाइल में भाई लैंड स्पीड फेल हो रहा है बार बार, तो अब यहाँ पे सिक्स हेयर आया तो उसकी हेल्प करने के लिए। ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल ही वर्केबल था, पर लांग लांग या लैंड स्पीड इसमें वीक था। हेरी मैन एक तरीके से सुपर मैचिस्ट होने के चलते ही इस स्टाइल को इन्फीरियर मानता था। लेकिन सिक्स्थ ईयर जो एक्चुअली स्पेक्टर सोल का स्प्लिट सोल था, ह्यूमन स्टाइल रिफाइनमेंट का रियल एक्सपर्ट था। बस अब तक अपनी टैलेंट को हाइड करके रखा हुआ था ताकि जब काम आए तभी दिखाऊँगा। और लैंड स्पीड की हेल्प करने आया था। लैंड स्पीड भी बहुत बढ़िया है हर स्टाइल में, लेकिन उसका सबसे बेस्ट स्टाइल यार हेवन एंड अर्थ स्टाइल है, इसलिए। लेकिन वो भाई हेवंसविल के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो वो क्या बोलें, फेंगयुआन को वो स्टाइल चाहिए नहीं, ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल चाहिए। ये भी कर लेगा लैंड स्पीड, लेकिन इसको सीखने में टाइम लगेगा ना। ये इतना ये है एकदम बेहतरीन पर्सन है ये, मतलब लैंड स्पीड, लेकिन टाइम तो उसे भी लगेगा सीखने में। और सिक्स टेरेस की मदद करेगा तो आराम से गुरीफाइन हो जाएगा। और ये बंदा सिक्स ईयर यहाँ पे क्यों आया था? वो इसलिए आया था क्योंकि उसने फेंगयुआन से बात करी थी और बोला था, फेंगयुआन अब जब यंग वुशी ने तुझे एक्सेप्ट किया है तो मैं तुझे शैडो सेट का लीडर मानने की कोशिश करूंगा। इमोर्टल को रिफाइन करने में भी मेरी हेल्प ले ले। तभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें कहीं और सीन दिखाते हैं अलग ही जगह। यंग वुशी का वेवी ब्लैक हेयर शोल्डर तक में जा रहा था। नोज एकदम शार्प थी, लिप एकदम ब्लेड जैसे थिन लग रहे थे और पूरा कोल्ड और कंपोज्ड वाइब था। ये उसका सोल फॉर्म था जो प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी से निकल कर हवा में फ्लोट कर रहा था। उसने सामने रखे आइस कफिन को देखा, आईब्रोज थोड़ी सी उठाई। आइस कफिन ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल जैसा था, हमेशा फ्रॉस्ट एनर्जी छोड़ रहा था। अंदर एक छोटी डेलिकेट सी गर्ल लाइक गुई मॉडल थी। फ्लारी ग्रीन ड्रेस थी, पर्ल एयरिंग्स जिसमें हिलते ग्रीन रिपल्स आ जाते थे। आइस एकदम शट थी और बाइनिमिंग ने उसे ऐसे सील किया था जैसे उसके थॉट फ्रीज हो। लाइफ पूरे इनके कंट्रोल में थी। ये थी फेरी कुइबो, वेस्टर्न डिजर्ट की वो इमोटल जो फेंगजीवन से भागने में लेट हो गई थी और बाइनिमिंग ने तुरंत ही पकड़ लिया था। फेंगजीवन डायरेक्ट कहता है, इस टाइम पे तुम्हारे लिए दूसरा सूटेबल बॉडी ढूंढना इम्पॉसिबल है, फिलहाल इसी को यूज कर लो। यंगुशी कहता है, ठीक है चलो शुरू करें। फेंगजीवन ने राइट हैंड को वेव करा, एक रैंक 7 इमोटल गु बाहर निकला और उसका नाम था स्वानक, जैसे शेप में था, ट्रांसलूसेंट था, अंदर जेड लाइट चमक रही थी। नियर आते ही चिलिंग कोल्ड सोल में घुसने जैसी फीलिंग आई।
ये कोल्ड आइस कफिंग वाले कोल्ड से अलग था, वो पूरी बॉडी फ्रीज करता है, ये डायरेक्ट सोल पे हिट करता है। यंग वुशी का सोल एक तरीके से अनकंट्रोल्ड हो गया और अंदर गया। साइड में बाइंडमिंग क्वाइटली देख रही थी, उसकी नज़र इमॉर्टल गो पे टिक गई। बाइंडमिंग अपने माइंड में कहती है ये चेंज सोल इमॉर्टल गो है क्या? और पता चलता है कि हाँ बिल्कुल ये चेंज सोल इमॉर्टल गो ही था। इसका पास्ट मेसी था। ग्रीन स्पेक्टर सोल के फर्स्ट जेन स्प्लिट सोल ने रिफाइन किया था। फेरी मोयाओ का मिलाकर उसने बो क्विन के साथ सोल स्वैप किया था और शैडो सेक्टर ने बो क्विन का रेमंड सोल अर्थ एबिस में छुपा दिया था, पर हील नहीं कर पाए। हेवेली कोर्ट ने पकड़ लिया। मोयाओ का रेमंड सोल बो क्विन के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में अटका रह गया और चेंज सोल भी वहीं पे ही छोड़ दिया गया। बाद में फेंग युआन फॉलिंग हेवेली रिवर गया और मोयाओ की विल से ये इमॉर्टल को रिट्रीव किया। लाइट ऑफ विजडम से रिफाइन तो कर लिया, पर इफेक्ट उसे बाद में समझ आया जब स्टार कैंसलेशन हेवेंस विल ने उसे पावरफुल सोल स्विच किलर मूव गाइड किया। इसके थ्रू फेंगयुआ ने यंग विशी का बॉडी स्नैच करके स्पेक्टर सोल को आउटप्ले किया और सविनर इमॉर्टल फेटिश को ले लिया। ये त्यान माउंटेन में पूरा गेम ही पलट दिया। चेंज सोल ने ह्यूज रोल प्ले करा था उस टाइम पे, और अब वही इमॉर्टल वो फिर से यूज़ हो रहा था, इस बार शैडो सेट को हार नहीं करने बल्कि उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब फेंगयुआन ही शैडो सेट का लीडर बन चुका था। इवेंट सच में अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ना फेंगयुआन ने सोचा था ना शैडो सेक्टर ने। चेंज सोल एक्टिवेट होते ही यंगुशी का सोल फेरी कुइबो के सोल के साथ स्वैप हो गया। फेरी कुइबो का सोल आइस कफिंग से निकलते ही पैनिक में था। उसने बोला कि तुमने क्या किया, मुझे क्या कर दिया? बॉडी तो बोल ही नहीं रही थी, सोल ही चिल्ला रही थी, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। फेंगयुआन को सब समझ आ रहा था, उसके पास सोल लैंग्वेज गू थे इसलिए, लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। वो तो यही चिल्ला रही थी कि तुमने क्या कर दिया, मुझे क्या कर दिया, ये सब चिल्ला रही थी। फेंगयुआन ने हल्की सी मतलब वो वेव करी अपनी स्लीव, और फेरी कुइबो की सोल फ्रेंडली उसकी तरफ पुल हो गई। फेरी कुइबो बोलती है नो, और वो चली गई। आवाज़ इतनी शार्प थी कि बाइनमिंग की जो मतलब आवाज़ आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या है ये सीन। नेक्स्ट सेकंड ही फेंगयुआ ने सोल अपने सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। बाइनिमिंग ऑलरेडी उसकी सोल सर्च कर ली थी। सीक्रेट्स ज़ीरो थे, पर एक ह्यूमन रैंक 7 इमॉर्टल सोल खुद में काफ़ी वैल्यूएबल होता है। डांगहुन माउंटेन से गट्सगो की फार्मिंग हो सकती थी, बट फेंगयुआन के पास पर्पल माउंटेन ट्रोमोनार की इनहेरिटेंस वाली एक और मेथड थी, सोल को ह्यूमन शेप्ड एशिएंट सोल बीस्ट में रिफाइन करना। उसका ओबे रेट 100% होता है, स्लेविंग पार्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी स्लेव बना लोगे सोल को तुम। शैडो सेट के लीडर बनने के बिगेस्ट गेन फेंगयुआन को किलर मूव और मेथड्स मिले थे। इमॉर्टल मेटल से ज़्यादा वैल्यूएबल टेक्निक्स की थी, बस उन्हें बैटल रेडी बनाने के लिए टाइम चाहिए था, और टाइम अब इसके पास ज़्यादा नहीं था। फेरी कुइबो को सोल को सप्रेस करके फेंगयुआ ने चेंज सोल इमॉर्टल गू को पैक किया। बाइनिमिंग ने आइस कफिन ओपन कर दिया। बाहर एक्चुअली यंगुशी था और फेरी कुइबो की बॉडी में यंगुशी का था सो कोल्ड। बाइनिमिंग ने हाथ को वेव करा और जितनी भी मतलब आइस वाइस थी सब मेल्ट हो गई। फेंगयुआ ने उसे एक हैवी बैच इमॉर्टल गू प्लस इमॉर्टल गू और इमॉर्टल एसेंस स्टोन दिए। यंगुई सरप्राइज्ड हुआ, उसने कहा कि आप चाहते हो कि मैं लीड सोल इनटू ड्रीम यूज़ करूँ इस बॉडी में? फेंगयुआ शांत तरीके से कहता है ले लो, मुझे इस किलर मूव का स्ट्रक्चर पता है, पर शॉर्ट टाइम में मैं इसे मास्टर नहीं कर सकता। हेवेली कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन मूव ने हमें हिट किया है, हमें अभी तुम्हारी बेटर स्ट्रेंथ चाहिए। इंगविशी ने फिस्ट टाइड करे और कहा सेक्ट लीडर ठीक है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बाइनिमिंग की आइस में मतलब सस्पिशियस सा लुक था। यंगवुशी का मोराल मतलब ये नहीं था, पर्सनैलिटी भी थोड़ा-सा चेंज लग रही थी। ऐसा लग रहा था यंगवुशी नहीं ये कोई और है। फेंगयुआ ने साइलेंट एग्रीमेंट मतलब कर लिया था कि हाँ में हाँ मिला दिया था। ये नेचुरल था। विज़डम पाथ में थॉट, विल, इमोशन हाई इम्पैक्ट होते हैं। फाइटिंग स्पिरिट रिवाइव होती है। यंगवुशी का जो एक तरीके से पहले चीज़ें थी ना वो थोड़ी-सी शिफ्ट हो गई थी। अब बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसने चीज़ों को देखा, अपने माइंड के हिसाब से भी सोचा और इतना कुछ देखा ना तो चेंज हो गया। उसका जो तरीका था, नज़रिया था, सब चेंज हो गया। समझदार तो पहले ही हो चुका था यंगुशी अब। यंगुशी कहता है सेक्ट लीडर अगला प्लान क्या है बताओ? यंगुशी ने आगे कहा हवेली कोर्ट पे अटैक करना हो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। ये राइटियस पाथ के चोर सबको मार डालूंगा। फेंगयुआ सोचता हुआ कहता है हेवेली कोर्ट का चेस प्रॉब्लम अभी भी हम पे है। उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है। जो गु इमॉर्टल भेजेंगे बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आगे उसने फेंगयुआ ने सोचते हुए कहा अगर मैं हेवेली कोर्ट होता शैडो सेट को ख़त्म करने की कोशिश करता। फेंग जीजे को भेजना सही लगता नहीं मुझे, यानी वैसे मैं उसको नहीं भेजता। फिर वेस्टर्न डिजर्ट से एक आदमी वॉल क्रॉस करके आता है टार्फ शॉल, और वो था फेंग जीजे यानी
फेंग एंटर कर गया था। अब वहाँ पे दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हेवनली कोड गू इमोर्टल कहता है फेंग, अब से फेंगयुआन और शैडो सेट को चेस करो। हेवनली कोड गू इमोर्टल आगे कहता है ये रैंक 8 इमोर्टल गू तुम्हें दे रहे हैं। आगे रैंक 8 गू से फाइट ईज़ी हो जाएगी, या मतलब उनके पास कोई रैंक 8 का गू होगा या कोई रैंक 8 बंदा होगा तो उससे फाइट ईज़ी होगी। पर फेंगयुआन के साथ एक चीज़ ध्यान रखना, उसे सिर्फ मारना काफ़ी नहीं है। रेड लोटस डीमन वंडेबल ने फेंगयुआन को अपना प्यादा बनाया। फेंगयुआन रिवर ऑफ टाइम जाके रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस ढूँढेगा। तुम्हें उसे फ़ोर्स करना है ताकि वो स्टोन लोटस आइलैंड तक जाए, फिर उसके साथ रेड लोटस की इनहेरिटेंस को भी डिस्ट्रॉय करना है। और फेंगयुआन रेड लोटस की इनहेरिटेंस, ये जो वर्ड था फेंगयुआन और रेड लोटस की इनहेरिटेंस, फेंगयूजे के दिमाग में आ गया था और ये इस चीज़ को वो रिपीट कर रहा था। अब यहाँ पे सीन हो चुका है, वहाँ यिंगुशी फेंगयुआन से पूछ रहा है क्या करना है, और यहाँ पे फेंगयुआन सोच रहा था कि वो फेंगजीजे को तो नहीं भेजेंगे, किसी और को भेजेंगे, लेकिन पता क्या चलता है हेवनली कोर्ट ने फेंगजीजे को भेज भी दिया, वेस्टर्न डिजर्ट भेज दिया, ऊपर से एक रैंक 8 का गू दे के भेजा है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सन एकदम सीधा टॉप पे था। रेज़ ऐसे गिर रही थी जैसे तीर हो, एकदम नीचे गिरे जा रही थी, एकदम सब जला रही थी। इतना खतरनाक डेज़र्ट है, यहाँ पे इतनी गर्मी थी। इस डेज़र्ट में हर तरफ ह्यूज सैंड स्टैचूज़ थे, ह्यूमन बीस्ट, फाइट पोजेस वाले, कुछ ऑलमोस्ट डाइंग वाले थे। ये था मैरिड स्टैटू डेज़र्ट। पूरा वेस्टर्न डेज़र्ट जानता था इसको। ये ओल्डन एंटिक्विटी एरा से बना हुआ था, मिलियन प्लस ईयर्स पुराना। रेकलेस सैवेज डीमन वल्नरेबल के टाइम यहाँ ह्यूमन वर्सेस वेरिएंट ह्यूमन का एक 100 डेज़ बैटल हुआ था। ब्लड रिवर्स बह गई थी, हर जगह एकदम सी सा बन गया था रिवर का, एकदम ऐसा ब्लड वाले रिवर का। बहुत सारे कोई इमॉर्टल मरे थे, उनके दावमाक ने एनवायरनमेंट को चेंज करके यहाँ डिजर्ट बना दिया। और मतलब धीरे धीरे क्या हुआ ना, यहाँ पे सैंड ग्रो होने लग गई और ना जाइंट स्टैचूज बन गए। 60 फीट से बड़े बड़े स्टैचूज ट्रांसफॉर्मेशन पाथ दावमाक वाले इमॉर्टल मटेरियल थे। और वाइल्ड गो बॉम, वाइल्ड इमॉर्टल गो भी भरे पड़े थे। मॉर्टल्स तो क्रॉस कर ही नहीं सकते थे, गू इमॉर्टल ही इस चीज़ को थोड़ा बहुत अवॉइड भी करते थे, सिर्फ एक रीज़न था, 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर। रैंक 8 यहाँ 1000 ईयर से रह रहा था। उसकी टेरिटरी बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जाता था। रैंक 8 की पावर थी उसके पास। डीप अंडरग्राउंड मतलब पूरा मेंशन वेंशन सब बना रखा था। मैरिज स्टैटू पैलेस उसका बना हुआ था। अंधेरे कॉर्नर में एक पेनफुल यहाँ पे ना स्क्रीम की आवाज़ आती है, चिल्लाने क्या टाइप की। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर खुद चिल्लाते हुए, फेस एकदम ट्विस्टेड था, एकदम पेन हैवी था। साउंड वेव वॉल से टकरा रही थी। और ये जो वॉल थी, लाइट वेल टाइप की वॉल जो भी थी, ये ना एब्ज़ॉर्ब कर रही थी और साउंड वेव को बाहर नहीं निकलने दे रही थी। बस एक चीज़ थी, क्रेज़ी इंटेंस पेन उसके माइंड और बॉडी को टॉर्चर कर रहा था। और ये जगह थी वेस्टर्न डिज़र्ट की। और 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेक्टर पेन एकदम फ्लोर पे एकदम भाई रोल करे जा रहा था। फोरहेड पे वेन्स एकदम पॉप अप हो रही थी। उसके साथ 10 प्लस हैवी चेन्स बंधी हुई थी। हाथ पैर वॉल में एकदम घुसे हुए लॉक्ड थे। एकदम इनप्रेजेंट लग रहा था, एकदम जैसे बांधा हुआ उसको। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर सोचता हुआ कहता नहीं, मैं लिटरली केजी हो जाऊंगा। रैंक 8 मेरिट ट्रिब्यूलेशन का फर्स्ट वेव ही इतना ब्रूटल है, नेक्स्ट दो कैसे हैंडल करूंगा। लास्ट बिट सैनिटी उसे एकदम डिसीजन लिया था। इमॉर्टल क्लियर मूव कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज़ करा था। एक्टिवेट होते हुए उसका इमॉर्टल बॉडी बलून की तरह एकदम एक्सपेंड होने लगा। मस्कुलर मिडल एज से एक जाइंट फैट मीट बॉल जैसा बन रहा था। फिर अंदर से वूश वूश आवाज़ आई एकदम क्रैक की, और एकदम साउंड एकदम क्रैक क्रैक जैसी आवाज़ आ रही थी, और ज़्यादा ग्रो हो रहा था। पेन इंसेन लेवल का था, एकदम भाई बहुत ज़्यादा इंसेन हो रहा था। और फेस एकदम बॉम्ब जैसा एक्सप्लोड हो रहा था, और येलो पस उसमें से निकल रहा था, और बहुत ज़्यादा बेकार उसे बाहर लग रहा था। एकदम भाई एकदम डॉग की तरह चिल्लाने लग रहा था वूफ वूफ करके। ये एक डेसोलेट ईयर बेस्ड था। इसका निकलना उसके पेन को थोड़ा-सा लाइटन कर रहा था, जिससे माउंटेन एक हेवी रॉक उतर गया हो। यानी ये कहना चाह रहा है ना, देखो इसकी ये एकदम कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? शायद इसके पास कोई बीस्ट होगा, उसकी तरह चिल्ला रहा था, या उसको देख के कॉपी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। शायद इससे कोई यादें होंगी या कुछ होगा इसके रिलेटेड उससे, तो उसको देख के थोड़ा-सा पेन इसके ऊपर कम लग रहा था। ऐसा लग रहा था दिल का बोझ थोड़ा-सा कम हो गया है, और ये जैसे-तैसे सह रहा था अपने कुत्ते के साथ, ऐसा मान लो। फिर बॉडी से और ज़्यादा ये चीज़ ना एकदम निकलने लग गई, पक पक करके एकदम एक्सप्लोड हो रही थी। बाहर पस निकल रहा था। अलग-अलग ईयर बीस्ट स्पॉन हो रहे थे। जैसे-जैसे पस निकल रहा है, अलग-अलग ईयर बीस्ट स्पॉन हो रहे, चिकन, मंकी, शीप, रैबिट। कुछ एशियन ईयर बीस्ट भी थे। ये सारे बीस्ट फिर से एक 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेक्टर पे ये अटैक करते हैं, और अब उसका पेन मैनेजेबल हो चुका था। वो कामली थोड़ा-सा धीरे-धीरे शांत हो रहा था। क्लिंक क्लैंग आवाज़ आती है। वॉल्स काउंटलेस चेन्स लाइटनिंग स्पीड से शूट करके सारे ईयर बीस्ट को बाइंड कर लेती है। 1000 एंड सेक्टर जो था, एकदम साँस निकलते हुए कहता है फाइनली थोड़ा-सा ब्रेक। फिर वो स्नेक ईयर बीस्ट को पकड़ कर इंस्पेक्ट करने लग गया। तो इसके पास शायद ये क्या कर रहा था, अपनी शायद बॉडी से निकाल रहा था, ये सब करके एकदम पस भर के अपने अंदर से।
स्नेक ईयर बीस्ट फिर से हिसिस कर रहा था, जुबान बाहर निकाल के। वो थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर को काटना चाहता था पर बंधा हुआ था, इसलिए हिल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर का एक्सप्रेशन शांत हुआ पर अंदर से वो शॉक हो चुका था। थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर कहता है, मैंने पहले अपने सारे मेथड यूज़ किए थे पर फिर भी ये स्नेक ईयर बीस्ट मुझ पे ही लेकर एकदम जिद पड़ा है, एकदम दुश्मनी बना रखी है जैसे मेरे से, सीधा मेरी जान ही चाहता है। आगे इंसेक्टर ने कहा, मेरा कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन रेकलेस सैवेज के इमॉर्टल किलर मूव सुसाइडल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। जब मैं यूज़ करता हूँ, मेरी बॉडी से अलग-अलग लाइफ फॉर्म बनते हैं, चाहे उनका कोई भी फॉर्म हो, वो मेरे लिम्स की तरह कंट्रोल्ड रहते हैं क्योंकि वो शुरू से ही मेरी बॉडी का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये सारे ईयर बीस्ट मेरी बॉडी से बने हैं, फिर भी मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कोई भी मेथड काम ही नहीं आ रहा है। क्या ही ज़बरदस्ती मतलब क्या ज़बरदस्त मेरिट रिवलेशन है, क्या है ये चीज़? उसके फ़ॉरहेड पे एक स्वीट ड्रॉप निकल आया, यानी एकदम पसीना। उसे आधा महीना पहले वाली ट्रिब्यूलेशन याद आई और भी उसका डर बढ़ गया था। थोड़ा बहुत मतलब देखो डर लग रहा था उसको। रैंक 8 गोई मॉडल को टोटल 3 मैरिट ट्रिब्यूलेशन फेस करनी होती है। 1000 एंसेप्टर ने अभी बस पहले ही निकाल पाया था। आगे उसने कहा, अगर रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल का इमॉर्टल को हाउस नहीं होता, मैं पहले मैरिट ट्रिब्यूलेशन पे ही सर्वाइव नहीं कर पाता। अभी पास तो कर ली पर मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके अपना डैमेज कंट्रोल किया है। वो कोई और सॉल्यूशन ढूँढना चाहता था पर आधे महीने के बाद उसकी लिमिट खत्म हो गई। मजबूरी में उसे कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ा। अपनी इमॉर्टल बॉडी को हेवीली इंजर्ड करके हिस्सा काटना पड़ गया जिसके अंदर से लाइफ फॉर्म पैदा हुई और इस बार उसको टाइम पाथ मेरिट ट्रिब्यूलेशन मिली थी। उसके सारे इंजरीज टाइम पाथ दाव से भरे हुए थे। कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन से उसे ये सारे टाइम पाथ दाव बॉडी से निकल कर फेंक दिए थे। इसी प्रोसेस में उसे दाव ईयर बीस्ट बन गए थे। और क्योंकि उसके उनके अंदर हेवेंसफील्ड भरा हुआ था, ये एयर बीस्ट उसके कंट्रोल में नहीं आ सकते थे। वो उसके एनिमीज़ बन गए। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर बहुत ही बड़ा लॉस फ़ील कर रहा था, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ़ इमॉर्टल प्राइमेसी के नियर कैटाफोरिस मतलब एक तरीके से कैट कैटस कैसस कैटास्ट्रोफिक कहते हैं ना उसको, हाँ, जो बहुत खतरनाक सा मतलब कोई अटैक या कुछ खतरनाक ही चीज़ होती है, आपदा को कैटास्ट्रोफ ट्रॉफिक पता नहीं कुछ ऐसे कहते हैं वही। वो डैमेज ही नहीं था। कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में उसने टाइम पास दाव तो गँवा दिए, साथ में अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन दाव भी थोड़े बहुत खो दिए थे। दाव का लॉस बहुत बड़ा था। काउंट करने पर उसको रियलाइज़ हुआ कि इस ट्रिब्यूलेशन के बाद दाव को बढ़ाने के बजाय वो थोड़ा-सा नीचे ही गिर गया। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टर ने कहा, मतलब मैं ट्रिब्यूलेशन फेस एक तरीके से करा ही नहीं। ये सीन हो गया। यानी ये कहना चाहता है कि एक जो रैंक 8 का बंदा होता है, उसे ना 3 बार मेरिट ट्रिब्यूलेशन सहनी पड़ती है। और अगर एक मेरिट ट्रिब्यूलेशन अगर बंदा सहता है तो मान लो, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि उसे अगर मान लो 100 दाव मार्क मिले इसके अंदर, तो वो एक सह लेता है तो उसे 100 मिल गए। लेकिन इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसने ना जब अभी एक मूव यूज़ करा जो कि रेकलेस सैवेज का एक पार्ट का हिस्सा था, जिसने क्या करा इसकी बॉडी को एकदम फुला दिया, उसके अंदर से पस निकला, उस पस के अंदर से फिर बहुत सारी लाइफ फॉर्म पैदा हो गई जैसे स्नेक, चिकन, मंकी ये सब पैदा हुए और वो स्नेक इसको ही काटने लग गए क्योंकि वो हेवंसफील्ड के कंट्रोल में थे। तो वो ये सीन हुआ कि भाई वो जो पस निकल के ऐसा हुआ था ना, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो मैरिट ट्रिब्यूलेशन था ना, वो मैरिट ट्रिब्यूलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के दाव-मार्क तो दिए ही थे मैरिट ट्रिब्यूलेशन, लेकिन ना सोल या एक तरीके से टाइम पाथ वाले मतलब दाव-मार्क भी थे, स्पेस या टाइम जो भी मान लो उसके दाव-मार्क भी थे। तो इसने सोचा कि मैं ना क्या करता हूँ कि मैं ना सिर्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ वाले दाव-मार्क रखूँगा और बाकी के जो दाव-मार्क है उनको हटा दूँगा। तो इसने क्या करा, वही रेकलेस सैवेज का यूज़ करा एक हिस्सा, जिसने क्या करा इसकी बॉडी को फुला के इसके अंदर से पस निकाल के उसके अंदर से जितने भी बाकी पाथ के दाव-मार्क थे उन सबको हटा दिया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बाकी पाथ के दाव-मार्क हटे तो हटे, लेकिन इसके खुद के भी हट गए। जो इसको 100 दाव मार्क मिले थे ना, वो भी चले गए साथ में इसके। तो एक तरीके से इसने ट्रिब्यूलेशन फेस करके इतना लॉस कमाया और ऊपर से जो लॉस इसने कमाया, वो लॉस के साथ जो इसको प्रॉफ़िट हुआ था, वो प्रॉफ़िट भी ना के बराबर हो, क्योंकि जो 100 इसको मिले थे दाव मार्क वो भी चले गए साथ में। तो बहुत बड़ा लॉस हो गया था इसका। ये सोचते ही उसने बहुत ज़्यादा बहुत बेकार फ़ील करा था। एक्सपीरियंस गुइमोटो का दिल तो भाई एकदम खसक सा गया था। उसने गहरी साँस भरी, अब कुछ नहीं हो सकता था। पहले वो बोल्ड तरीके से कल्टीवेट करता गया था, जल्दी प्रोग्रेस करता था। मैरिट रिवोल्यूशन को उसने काफ़ी टाइम तक पुश किया था, डिले किया था। जब तक डिले पॉसिबल था तब तक उसने डिले करा और जब डिले नहीं हो सका तब फेस करा। ट्रिब्यूलेशन पास करने के बावजूद 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर की फाउंडेशन ग्रो ही नहीं हुई। दाव-मार्क के हिसाब से वो तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया क्योंकि उसके बहुत सारे दाव-मार्क चले गए थे। अभी एंसेस्टर कहता है, मैं गलत था। 1000 साल पहले रेकलेस सैवेज की ट्रू इनहेरिटेंस पे भरोसा करके मुझे लगा सब स्मूथ चलेगा। अर्थी कैलामिटी, हेवनली ट्रिब्यूलेशन, ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन सब ईज़िली क्रॉस कर गया। पर जैसे ही मेरिट ट्रिब्यूलेशन आया, वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल का बीस्ट था। मैंने मेरिट ट्रिब्यूलेशन को अंडरएस्टिमेट कर दिया। इन सालों में मैं धीरे-धीरे एरोगेंट हो गया था। ये इंजरी मेरे लिए एक सज़ा भी है और एक तरीके की ब्लेसिंग भी है। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टर रैंक 8 एक्सपर्ट था। नेचुरली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान था।
वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करके इस बड़े लॉस के बाद खुद पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। तभी पैलेस के बाहर से एक फीमेल इमॉर्टल की आवाज़ सुनाई दी। फीमेल इमॉर्टल कहती है, लॉर्ड हस्बैंड, एक प्रॉब्लम हो गई है। सिस्टर क्विबो का लाइफ टैबलेट को टूट गया है। उसका सोल लार्टेन को भी एकदम से डिम हो गया। वो ट्रांसलोकेशन डिसर्ट गई थी, पर अब हमें कोई भी उससे कांटेक्ट करने का कुछ मिल ही नहीं रहा, उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही सीरियस है, इसलिए मुझे आपको बताना ही पड़ा, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी। अब इंस्पेक्टर ने जैसे ही सुना वो उसने बोला व्हाट? ये सुनते उसका गुस्सा एकदम उबल गया। फेरी क्विबो उसकी सबसे ज़्यादा एक तरीके से अच्छी वाली कुकमाइन थी। पूरा वेस्टर्न डिज़र्ट उसे जानता था। उसके साथ कुछ हुआ था तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी। या तो अटैकर कोई स्ट्रॉन्ग रैंक 8 लेवल का बंदा होगा, या फिर वेस्टर्न डिज़र्ट ज़ॉम्बी अलायंस की इनहेरिटेंस की वैल्यू देखकर किसी ने ग्रीड में आकर अटैक कर दिया होगा। इंस्पेक्टर ने डीप ब्रेथ ली और कहा, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। उसकी बॉडी पर अभी भी मीट लम्प्स बने हुए थे और उनसे ईयर बीज निकल रहे थे। इंजरी भी ठीक नहीं हुई थी। अगर वो इसी स्टेट में कहीं मतलब किसी रैंक 8 से टकरा गया तो वीकनेस एक्सपोज़ हो जाती, यानी वीकनेस सामने आ जाती। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरी कंडीशन लीक हुई तो सब मुझे ही टारगेट करेंगे। अभी लो की रहना पड़ेगा। होंगयुन इसे हैंडल करेगा। आवाज़ बाहर भेजता है। इंस्पेक्टर कहता है, होंगयुन तुरंत ही निकल जाओ, कुइबो को ढूँढो और उसे बचाओ। होंगयुन कहता है, लॉर्ड हस्बैंड। अच्छा, होंगयुन लौंडा है, नहीं है लौंडिया है ये, इसकी भी कोकेन नहीं होगी। तो होंगयुन कहती है, लॉर्ड हस्बैंड मेरी बैटल स्ट्रेंथ लो है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव फेल हो गई तो? इंस्पेक्टर ने कहा, वरी मत करो, मैं तुम्हें एक रैंक 8 इमॉर्टल गो और अपनी विल और इमॉर्टल एसेंस दे रहा हूँ, अब सीधा जाओ। दरवाज़ा हल्का सा खुला और इमॉर्टल गो, विल प्लस एसेंस बाहर आ गए। होंगयुन खुश हो गई और 3 बार एकदम झुक के कहीं समझ गई। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पेक्टर फिर से प्रॉब्लम पे फोकस करने लग गया। पैलेस में ईयर बीस्ट भर गए थे और सब डेसोलेट या एशियन डेसोलेट लेवल के थे। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर ने कहा, ये सब हेवेंसविल से फील्ड एनिमीज बन गए हैं। मैं इन्हें यूज़ ही नहीं कर सकता। किल करके इमॉर्टल मटेरियल्स लेने से बेटर ट्रेजर येलो हेवन में डायरेक्ट ही सील कर देता हूँ। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मेरे ट्रबलेशन ने उसकी फाउंडेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। इमॉर्टल प्राइमेसी बिगड़ चुका था, बॉडी इंजर्ड थी, बैटल स्ट्रेंथ गिर चुकी थी और दावमार्क गेन करने की जगह उसे दावमार्क लूज कर दिए थे। अब इंसेक्टर ने कहा, गो इमॉर्टल कल्टीवेशन मुश्किल होती जा रही है। रेकलेस सैवेज की इनहेरिटेंस होते हुए भी मैं इतनी मुश्किल से बचा, इसलिए हिस्ट्री में रैंक 9 लोग इतने कम होते हैं। वो एक डेसोलेट ईयर बेस्ड इमॉर्टल प्राइमेसी में डालकर ट्रेजर वाले हेवन में भेजता है। जैसे ही बीस्ट वहां एंटर हुआ, मैसिव ट्रेजर लाइट एमिट हुई, उस सबका अटेंशन अट्रैक्ट हो गया। गो इमॉर्टल के डिवाइन सेंस तुरंत ही आसपास आने लगे। गो इमॉर्टल कहते हैं, इस ईयर बेस्ट को कैसे सील कर रहे हो? तो इंसेक्टर कहता है, नो हरी नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। फिर वो और सारे ईयर बीस्ट ट्रेजर वाले हेवन में भेजता है। ईयर बीस्ट वैसे भी रेयर होते हैं, रिवर ऑफ टाइम में रहते हैं, जहाँ एंटर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। टाइम पाथ रैंक 8 एक्सपर्ट ही आसानी से वहाँ जा सकते हैं। अब 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर इतने सारे डेसोलेट और एशियन डेसोलेट बीस्ट ले आया था, जो कि ईयर बीस्ट थे, वो सेल कर रहा था। ट्रेजर येलो हेवन में इंस्टेंट भाई कम्युनिकेशन मच गया, एकदम भाई हल्ला गुल्ला मच गया था वहाँ। गू इमोर्टल्स वहाँ के कहने लग गए, अरे कोई सडनली इतने सारे ईयरबिस्ट सेल कर रहा है, चल देखते हैं। बंदों ने कहा, क्वालिटी देख इंसेन लेवल की है। दूसरे ने कहा, लगता है कोई टाइम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट ही इतना बड़ा स्टॉक राइज कर सकता है, तभी तो बेच रहा है। गू इमोर्टल्स गैस कर रहे थे और कम्युनिकेशन बढ़ रहा था। ये जो 1000 ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर था, सेटिस्फाइड था। जितना हाइप था उतना सेल था। इंसेक्टर ने कहा, ये ईयर बीस्ट प्योर नेचुरल है, कोई इंस्लेमेंट मेथड नहीं लगा है और खुद ही चेक कर लो। कोई इमॉर्टल ने वेरीफाई किया और तुरंत ही प्राइस पूछने लग गए। इंसेक्टर ने कहा, नो रश नो रश। वो वेट कर रहा था क्योंकि ईयर बीस्ट नेचुरल नहीं थे, बल्कि उसके फ्लैश और ट्रबलेशन से बने थे। हेवेंस वेल से फिल्ड थे, ये इजीली इंस्लेव नहीं होने थे। मतलब इनको जल्दी से जल्दी जैसे तैसे बस शॉर्ट टाइम में सेल करना था, वरना लोग इसे एक तरीके से इशू समझ जाएंगे, जो इसकी दिक्कत है वो समझ जाएंगे। क्योंकि देखो, कोई ना कोई इनको जल्दी से बाय करके तुरंत ही इनको स्लेव बनाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो स्लेव बनाएगा उससे बनेंगे नहीं तो वो बोलेगा कि बताएगा, और जैसी बात फैलेगी कि अरे जो ये बेच रहा है वो स्लेव ही नहीं बन पा रहे, काम ही नहीं आ रहे, तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। इसके चक्कर में भाई ये नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से बेचकर हटना चाहता था। तो वही करने में वो लगा हुआ था। एक तरीके से ऐसे मान लो किसी ने ना यूएसडेट, नहीं उसका नाम नहीं लूंगा, बस बता देता हूँ कि वो वाली चीज़ कोई यूएसडीटी फ्लैश वाला जो होता है ना, वो सेल कर दिया। और बंदे को पता ही नहीं था कि नॉर्मल यूएसडीटी और फ्लैश यूएसडीटी में क्या फ़र्क है, और फ्लैश वाला ले लिया और थोड़े टाइम बाद वो गायब हो गया। वैसा सीन बता रहा हूँ बस। डायरेक्ट नाम नहीं लिया मैंने यार, क्योंकि अगर नाम लूँगा तो क्या पता जो मतलब यूट्यूब की गाइडलाइन है उसकी वज़ह से दिक्कत आ जाए, है ना? क्योंकि आजकल यूट्यूब स्ट्रिक्ट हो गया है, उसका एआई हर चीज़ को पढ़ के, देख कर, समझ के डायरेक्ट ही टर्मिनेट कर रहा है ना, इसलिए। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर अपने माइंड में कहता है, बस एक बड़ा बायर मिल जाए तो सारे एक साथ ही खरीद लें। और ज़्यादा ईयर बीस्ट ट्रेजर हेवन में डालते ही और भी कोई इमॉर्टल अट्रैक्ट हो गए। और उसने पिछले करीबन 50,000 साल में इतना बड़ा ईयर बीस्ट डंप कभी हुआ ही नहीं था जितना अभी हो रहा था। अब ये इंस्ट्रक्टर कहता है, मुझे ट्रबल पसंद नहीं, ये ज़्यादा बाय करेगा उसे प्रायोरिटी मिलेगी। प्राइस
ट्रेजर लाइट के हिसाब से होगा, फेयर ट्रेड होगी। ये सुनते ही लोन कल्टीवेटर्स थोड़ा सा इरिटेट हुए, पर रैंक एट एक्सपर्ट और सुपर फोर्सेस की भाई जो आपस में लोग थे वो नेगोशिएशन के लिए सामने आ गए, क्योंकि भाई वही तो ज़्यादा मतलब स्टॉक में बाई कर सकते हैं। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर शांत हो गया, इस रेट पर सेल होगी तो शायद लॉसेस भी कवर हो जाएंगे। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। फैंग यूजिया स्काई में फ्लाई कर रहा था, नीचे डिजर्ट एकदम दिख रहा था उसको, और इतना ही, बस इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि भाई ना एन्जॉय कर रहा था। वेस्टर्न डिज़र्ट का यूनिक सीनरी देखकर भाई एन्जॉय कर रहा था, उसके माइंड में फुल फ़ोकस था। फेंग जीजे कहता है मैं क्लोज हूँ, फेंग युआन और बाकी यहीं आसपास कहीं हैं। वो डिसेंड करके डेजर्ट पे लैंड हुआ बिना किसी वाइंड और कम्युनिकेशन के, आंखों में एक शार्प लाइट चमकी। फेंग जीजे कहता है यहाँ इल्यूजन फॉर्मेशन लगा हुआ है। वो सोचकर समझ गया कि फॉर्मेशन तोड़ने में अलर्ट वो लोग हो जाएंगे, पर एक चीज़ नोटिस हुई, इनसाइड और आउटसाइड के हवा का फ्लो ब्लॉक नहीं है, यानी हवा आराम से जा रही है। हवा एक तरीके की गेस्ट थी, एक तरीके आराम से जा रही थी। फेंग जीजे ने हाथ बढ़ाया और लिटरली हवा पकड़ ली। उसकी पाम में एक हिडन इमोर्टल मूव था जो एक्टिव था, वो पूरा कंसील था। फिर उसने पकड़ी हुई वाइंड को अपनी चेस्ट की तरफ रिलीज़ करा, वूश आवाज़ आई। वाइंड उसके अराउंड नेचुरल ब्रीज़ की तरह सर्कुलेट हुई और उस फ़ोर्स से वो इल्यूज़न फॉर्मेशन बायपास करके डायरेक्टली कोर में एंट्री कर गया। उसका व्यू चेंज हुआ, एक मैसिव सैंड भवंडर सामने था, पानी का वाटरफॉल जैसी क्रैशिंग साउंड आ रही थी और राइजिंग स्मोक मिस्ट की तरह एकदम लग रहा था। फेंग जीजे ने सेंटर को स्कैन करा, फेंग युआन नहीं मिला। उसकी गेज़ सेंटर के डीप डार्क होल पर रुकी और चेक करते ही उसने बिना हेजिटेट करके जंप ही मार दिया। और एक तरीके के स्पाइरलिंग सैंड होल टाइप का था। टनल इतना बड़ा था कि वो ईज़िली फ्लाई भी कर सकता था। नीचे जाते-जाते अंधेरा घना होता गया, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन मेथड स्ट्रॉन्ग थे। डार्कनेस उससे कोई रोक नहीं पा रही थी। आराम से वो नाइट विज़न की तरह अंदर देखते हुए जा रहा था। फिर एक फ़ैमिलियर ऑरा हिट हुआ। फेंग जीजे कहता है टाइम पाथ ऑरा। उसका दिल एकदम से जंप हुआ। ये वही जगह थी। ये रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी हो सकता था। अगर फेंग युआन इस ट्रिब्यूटरी को फ़ॉलो कर गया होगा, तो वो डायरेक्टली रिवर ऑफ टाइम में एंटर करके रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस तक पहुँच सकता था। सैंड व्हर्लपूल यानी सैंड भवंडर के सेंटर का टनल इतना डीप था कि ऐसा लग रहा था कि कोई एंड ही नहीं है। जितना फेंग जीजे नीचे जाता गया, उतना टाइम पाथ का ऑरा हैवी होता जा रहा था। डार्कनेस में अचानक एक ब्रास कलर की चमक दिखी। फेंग जीजे कहता है वाइल्ड मॉर्टल गू। वो क्लोज गया। एक रैंक 3 डे गू था, छोटे शेल जैसा था, साइड में फिन्स थे, डार्कनेस में एकदम स्लोली स्विम कर रहा था। डे गू कम्युनिकेशन होता है, पर रिवर ऑफ टाइम में तो डे और मंथ ईयर गू की ह्यूज क्वांटिटी होती है। यहाँ वाइल्ड डेगू मिलना मतलब ये प्लेस रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी हो सकता था। ट्रिब्यूटरी रेयर होता है, इमॉर्टल प्राइमेसी में छोटे वर्जन्स कम एक तरीके से कॉमन होते हैं, पर रियल वर्ल्ड में बड़े ट्रिब्यूटरी सुपर फोर्सेस के लिए टॉप टायर रिसोर्स होते हैं। टाइम पाथ गू रिफाइनमेंट लाइफ स्पैन मेथड सब यहाँ पे यूज होते आते हैं, मतलब मिल भी जाते हैं। फेंग जीजे और नीचे गया और ज़्यादा डे, मंथ, ईयर को दिखने लग गए। फिर उसके सामने एक व्हाइट टाइम रिपल अपीयर हुआ, बड़े साइज़ का था, एकदम बेड साइज़ का, और लेक के सरफेस पे साइलेंट कुछ वेव बह रही थी। टाइम रिपल टच करते ही उसका टाइम फास्ट और स्लो होता गया और ग्रोथ स्पीड चेंज, लाइफ स्पैन एकदम ऊपर-नीचे हो रही थी। फेंग जीजे ने रिस्क नहीं लिया, वो एकदम से पीछे हटने लग गया। रिपल से सेफ निकलते ही वो श्योर हो गया कि यहाँ रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी है, और मतलब थोड़ा-सा अलर्ट इसलिए था क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है ना, मान लो ऐज में कोई दिक्कत आ गई या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ने पहले ही बताया था कि रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस स्टोन लोटस आइलैंड में छुपी है। अगर फेंगिवन उसे पाना चाहता है तो उसे रिवर ऑफ टाइम एंटर करना ही पड़ेगा, और उसके लिए ट्रिब्यूटरी बेस्ट रूट होगा रिवर ऑफ टाइम में एंटर करने के लिए। ये ना एक तरीके से ट्रिब्यूटरी एक प्रॉपर एंट्री गेट जैसा था, साइज़ इतना बड़ा कि कोई इमॉर्टल एंटर कर सके, और इमॉर्टल प्राइमेसी वाला ट्रिब्यूटरी इतना बड़ा नहीं होता। सिर्फ़ 5 रीजन और 2 हेवेंस वाले ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ टाइम जैसे टाइम फ्लो स्पीड रखते हैं। अगर मतलब आगे जितना तुम ऐसे आगे जाओगे ना, टाइम रिपल मल्टीप्लाई होते रहेंगे, टनल और बड़ा होता जाएगा और कुछ ही टाइम पाथ मॉडल को दिखने लगते हैं धीरे-धीरे आगे जाते-जाते। फिर जितना डेप्थ में तुम अंदर जाते जाओगे, हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप तुम्हें उसके दिखने लग जाएँगे। ऑरा भी हेवी हो जाएगा, पानी जैसी फ्लो साउंड में भी सुनाई देने लगेगी। फिर उसके वर्ज़न में एक लॉन्ग लाइन दिखेगी और पास जाके वो लाइन पूरा रिवर बन जाएगा। फेंग चीज़े ने कहा ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ टाइम, पर फेंगयुआन यहाँ पे है कहाँ? वो है नहीं यहाँ पे। ये सोच ही रहा था कि एक शैडो फिगर एक रिपल से निकल कर उस पे जंप कर गया। फेंग जीजे इंस्टेंट डॉज करा, आँखों में ब्राइट लाइट थी, किलर मूव एक्टिवेट करा, साइलेंस सप्रेस साउंड। उसने फीस्ट मारा और डंप हो गया फीस्ट। उसने पाम मारा, ये जो पाम था वो भी डंप हो गया। दोनों से डिस्टेंस अटैक स्टार्ट करे। ये 3 साउंड ट्रू इनहेरिटेंस का पार्ट था, और ये व्हिसल फिंगर अभी भी मतलब एक तरीके से यूज़ नहीं हुई थी।
इसका कोई अटैक होगा विसल फिंगर को ये नहीं यूज़ हुआ था अभी तक। उसने फ़ीस्ट यूज़ करा, पाम यूज़ करा और दोनों अटैक करे लेकिन वो सारे डंप हो गए यानी एकदम हवा में ही चले गए, कुछ असर ही नहीं हुआ। मॉन्स्टर यहाँ पे कोई था जो कि ग्राउल कर रहा था पर ग्राउल साउंड ओपन होते ही वैनिश हो जा रही यानी सब कुछ साइलेंट हो जा रहा था। कोई साउंड ही नहीं आ रहा था। फेंग जूजे एकदम से भाई जितने भी अटैक करा सब डंप हो जा रहे क्योंकि अब देखो फेंग जूजे के अटैक ना आवाज़ वाले ही तो होते हैं लेकिन यहाँ आवाज़ ही डंप हो जा रही है तो क्या होगा? अटैक फियर्स होते गए, मॉन्स्टर एकदम आ रहे थे, रिटेलिएट करना मुश्किल हो रहा था। फेंग जीजे ने क्लियरली देख लिया कि ये मंकी एयर बीस्ट था, डेसोलेट लेवल का, अगर एशिएंट होता तो इतनी ईज़िली सप्रेस नहीं होता। फेंग जीजे सोच में पड़ गया, रिवर ऑफ टाइम में ईयर बीस्ट कॉमन होते हैं, पर ये वाला वाइल्ड है या फेंगयुआन के अरेंज किया हुआ है, क्या है? आंसर डिसाइड करेगा कि फेंगयुआन ने उसकी प्रेज़ेंस फ़ील की है या नहीं। अगर फेंगयुआन ने फ़ील की होगी तो फेंगयुआन ने दे भेजा होगा इसको और अगर नहीं की होगी तो ये वाइल्ड वाला होगा। उधर फेंगयुआन बैटल देखते हुए ट्रेज़र रिले हेवन से कनेक्ट हो रहा था। मतलब फेंगीवान ने भेजा है ये। ट्रेज़र येलो हेवन में सडनली कोई ओपनली एयर बीस्ट सेल कर रहा था, बहुत रेयर चीज़ थी। फेंगियोन तुरंत ही एकदम देखने लग गया। ये सब डेसोलेट और एशियन डेसोलेट लेवल के बीस्ट थे। अगर वो इन्हें स्लेव मेथड यूज़ करे तो मैसिव फोर्स बन सकती थी। उसका 180 स्लेव किलर मूव याद करो, अगर ये ईयर बीस्ट मिल गए तो भाई वो इमोरियल ईयर बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता था और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल लूज़ हो गया था, पर इमोरियल ईयर बीस्ट मिल जाए तो रैंक 8 बेटर स्ट्रेंथ वापस आ जाती। भाई का कहने का ये मतलब है देखो उसके पास जो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल था, जो कि भाग गया। कैसे भाग गया? क्योंकि उसके पूरे कंट्रोल में नहीं था। उसने जैसे-तैसे कंट्रोल में करा था। कैसे? अगर मान लो तुम्हारे पास ना तुम्हारे पास करीबन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारे पास ना करीबन 100 तोते हैं, तो तुम एक लेजेंडरी तोता पाल पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास 100 तोते तुमने पाल रखे हैं और इसलिए तुम एक लेजेंडरी पाल पाओगे। लेकिन अगर तुमने 100 तोते नहीं पाल रखे, तो तुम एक लेजेंडरी को नहीं पाल पाओगे। तो ये वही एग्ज़ाम्पल है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ईयर बीस्ट हों बस नॉर्मली तुमने उनको पकड़ रखा हो और हो, तो तुम ना एक बढ़िया वाला भी ले सकते हो जो कि इमोरियल डेसोलेट बीस्ट होगा, उस वाले को भी पाल पाओगे, अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया वाला होगा। मतलब बढ़िया नहीं बहुत क्वांटिटी में ईयर बीस्ट होंगे। आगे देखते हैं, अगर ये बीस्ट मिल गया तो मज़ा आ जाता, इमोरल ईयर बीस्ट मिल जाता उसको। और प्रॉब्लम ये थी कि सीलर सिर्फ़ लार्ज ट्रेड करना चाहता था, फेंगयुआन सब बाय करना चाहता था, पर दूसरे बिडर्स भी थे। और सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे था फंड, बाय करने के लिए उसे अपने डेसोलेट और एशिएंट ईगल बीस्ट को सेल करने पड़ता और इमॉर्टल वो सेल कर सकता था, पर डेथ सिचुएशन ना हो तो कभी नहीं करता। इसलिए इधर 1000 फॉर्मेशन एंड सेक्टर ऑफर कंसिडर कर रहा था, 3 बिट्स उसे इम्प्रेस कर गए थे। पहला उसे एक बिड मिला था किसी फोर्स से कि मैसिव इमॉर्टल एसेंस मिल रहे थे, तो वो इम्प्रेसिव लग रहा था उसको। दूसरा उसे मिल रहा था ह्यूज इमॉर्टल मटेरियल, खासकर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के मटेरियल थे, तो उसे भी वो भी इम्प्रेस कर रहा था। तीसरा भी उसे मिल रहा था एक फोर्स से कि ईगल बीस्ट का एक्सचेंज में ईयर बीस्ट ले लो, जो उसके ईगल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट थे। और शायद ये तीसरा वाला फेंगयुआन का होगा क्योंकि फेंगयुआन ही तो ईगल बीस्ट बेचता है। देखते हैं। वो डिसाइड ही कर रहा था कि एक बायर ने न्यू हाई प्राइस दे दिया। एंसेक्टर ने कहा इमॉर्टल वो ऑफर कर रहा है। स्टॉक और एक तरीके से स्टॉक भी सही था, एक्साइटमेंट भी आ गई और मतलब बढ़िया लग रहा था, एक्सेप्ट करना मतलब करने ही वाला था। सारे ईयर बीस्ट एक ही बायर को सेल हो गए और ट्रेड भाई स्पीड और फाउंडेशन दोनों एक्सट्रीम थे, यानी एकदम से उसने इमॉर्टल गो के बदले कर लिए। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सैंड टनल के अंदर देखते हैं। मंकी ईयर बीस्ट की साइलेंट स्क्रीम सुनाई देती है। फेंग जीजे का किलर मूव साउंड जो था वो गायब कर रहा था। मतलब फेंग जीजे का किलर मूव ही यूज़ ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे साउंड गायब कर रहा था। ये जो पूरी जगह ये टनल है। बीस्ट ईज़िली किल हो गए थे। वो वाइल्ड डेसोलेट बीस्ट भी था जो आगे आया, साउंड इसके तक पहुँच नहीं पा रहा लेकिन ना साउंड गायब हो जा रहा है और एक तरीके से हवा में तीर चलाने जैसा है। हवा में मान लो या आँख बंद करके तीर चलाने जैसा है, लगा तो लगा वरना तो नहीं पता चलेगा क्योंकि ना तुम्हें दिख जाएगा ईयर बीस्ट सामने है, लेकिन यहाँ पे जो टनल है ना वो तुम्हारे साउंड को ना एकदम दबा दे रही है, तो तुम्हारे अटैक ना ना के बराबर वर्क करेंगे। अगर सामने लग गया तो वर्क करेगा वरना अदरवाइज़ नहीं वर्क करेगा। फेंग जीजे ने उस इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। फाइट छोटी थी, उसने अपनी रियल पावर यूज़ भी नहीं करी थी अभी तक और शायद अपनी रियल पावर यूज़ करे तो क्या पता अटैक अच्छे वाले कर पाए। वो ट्रिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता गया। रिवर रिवर क्लियर होता जा रहा था। फ्लोइंग वाटर, शाइनिंग रिपल्स और साइलेंट मूवमेंट दिख रही थी। फिर अचानक हाउल-हाउल आवाज़ आई। ट्रिबिलिटी से मल्टीपल ईयर बीस्ट जंप करके उस पर अटैक कर गए। फेंग जीजे शॉक में कहता है, मेरी प्रेज़ेंस डिटेक्ट हो गई है क्या? उसने एक इमॉर्टल किलर मूव का मतलब ऑरा भी फ़ील किया था। और ऑरा के साथ-साथ ना यहाँ पे ना कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे ईयर बीस्ट, उनका भी लेवल यहाँ पे हाई था। उसने 5 डेसोलेट और प्लस 3 एशियन ईयर बीस्ट को उसने सेंस कर लिया। फेंग जीजे ने उनकी तरफ देखा, बैटल इंटेंट फुल पावर में आ गया। अब छुपने का कोई रीज़न नहीं बन रहा था। फेंग जीजे कहता बाहर आ जाओ फेंग युआन, पर अगले ही सेकंड उसकी पॉबल्स एकदम टाइट हो गई। ट्रिब्यूटरी के अंदर से बीस्ट निकलने लग गए। एक ही ब्लिंक में 10 से ज़्यादा ईयर बीस्ट आ गए और ये फ्लो रुक ही नहीं रहा, निकलते जा रहे थे।
रिवर से एकदम बीस्ट का कंटिन्यूअस सिस्टम बहे जा रहा था। फेंग जीजे शॉक में कहता है ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे ट्रिब्यूटरी के पास कोई बड़ा-सा एयर बीस्ट ग्रुप भी बेस बना हुआ है क्या, जो फेंग युआन उसका यूज़ करके मेरे पर भेज रहा है? और यहाँ पे जो बीस्ट आ रहे थे ना, हर तरह के ईयर बीस्ट थे। चिकन, शीप, मंकी, डॉग, पिग, हॉर्स, टाइगर, रैबिट सब तरह के थे और सब क्लॉज़ निकाल के फेंग जीजे पे टूट पड़े। वो जल्दी से भाई अपने आप को एनसर्कल करते हुए देख रहा था और थोड़ा बहुत शांत भी था। फेंग जीजे कहता है ठीक है, आ जाओ सब। उसने अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करा, डिंग-डिंग आवाज़ आई, जेड पर्ल जैसी साउंड क्लियर अब बजने लग गई। इस बार साउंड सप्रेस नहीं हो रही थी क्योंकि इस बार बंदा अपना इमॉर्टल किलर मूव ग्रीन जेड सॉन्ग यूज़ कर रहा था। पास के ईयर बीस्ट सॉन्ग से एकदम भाई टूटने लग गए, क्रॉड होते गए। बॉडी ग्रीन जेड बनकर क्रम्बल होने लग गई। अटैक जो वेव थी इंस्टेंटली वहीं पे रुक गई। ईयर बीस्ट का जो वेव था वो वहीं रुक गया पूरी आर्मी। फिर ग्रुप में से 8 एशिएंट ईयर बीस्ट निकल कर सामने आए क्योंकि उनके ऊपर मतलब ज़्यादा असर नहीं कर रहा था, वो अटैक करने आ रहे थे। ये थे ड्रैगन, स्नेक, टाइगर और ऑक्स। ये 4 साइड से अटैक करते हैं। फेंग जीजे ने एकदम उनकी तरफ देखा, साउंड वेव और ज़्यादा इंटेंस कर दी। एक लार्ज ग्रीन जेड शॉक वेव 4 डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुई। बूम बूम आवाज़ आई। एशिएंट ईयर बीस्ट अपनी जगह वापस फेंक दिए गए। मिड एयर में ही जेड स्टैचू बनकर और एकदम फट कर टूट गए और साइड टू साइड के एम्बुस पे मतलब अपना ये जो इमॉर्टल था भाई थोड़ा-सा शॉक भी हुआ था। सिर्फ फेंग युआन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। उसने मतलब उसे तब इंटेल पता ही थी ना, इन्फॉर्मेशन पता ही थी कि मतलब जो फेंग जीजा है वो जैसे-तैसे तो सँभाल लेगा। भले यहाँ पे उसके लिए डिसएडवांटेज है, पूरी जगह ही उसके लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे ना मॉर्टल लेवल के जो अटैक होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, आवाज़ ही नहीं आती, साइलेंट हो जाते हैं बार-बार। लेकिन इमॉर्टल लेवल के साइलेंट नहीं हो रहे क्योंकि भाई पावर भी तो बढ़िया है ना फेंग जीजे का इसलिए। फेंगयुआन अपने माइंड में कहता है, ग्रीन जेड सॉन्ग लुओपो वैली वाली फाइट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। सबमिशन सॉन्ग रियल थ्रेट है। हाफ ईयर बीस्ट उसके कंट्रोल में चले जाएँगे अगर ऐसा हुआ तो। पर अगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। हा, 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 हा। उसके राइट आर्म में एक वाटर लाइक ऑर्ब था। वीक एरी पर्पल की तरह एकदम रिपल मार रहा था। लग रहा था जैसे रिवर ऑफ टाइम का पानी हो। पर वो एक्चुअली रैंक 8 इमॉर्टल गु ईयर फ्लो लाइक अ वाटर था। हाई फैंग की इनहेरिटेंस से मिला हुआ इमॉर्टल गो जो हमेशा सील्ड था, अब फेंगिवान ने उसे अनसील कर दिया था और फेंगिवान यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव ईयर बीस्ट समनिंग। नाम सेम था पर अब वर्जन अलग था। कोर ईयर गू नहीं था बल्कि ईयर फ्लो लाइक अ वाटर इमॉर्टल गू था। हाई फैंग की इनहेरिटेंस में दोनों वर्जन डिटेल में दिए गए थे। ईयर गू वर्जन एक ही ईयर बीस्ट समन करता था और इमॉर्टल गू वर्जन ईयर बीस्ट की आर्मी को समन करता था। उधर बैटल में फेंग जीजे ने फाइनली अपना हैवी मूव यूज़ करा, इमॉर्टल किलर मूव सबमिशन सॉन्ग। पूरा एरिया एकदम से ही ना साइलेंट हो गया इस बार और ये सॉन्ग साउंड मत ईयर से नहीं सुनता था, यानी ये जो ट्रबेटरी है ये तो ऊपर से एकदम शांत कर देती है सॉन्ग को, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे जो भाई ने अटैक करा वो भी ऐसे टाइप का सॉन्ग है जो माइंड को हिट करता है। एक तरीके से सीधा माइंड पे आवाज आती है, इधर उधर आवाज नहीं फैलती और इंस्टेंट इफेक्ट हुआ। ईयर बीस्ट आर्मी क्योस में पड़ गई। कई बीस्ट फेंग जीजे के कंट्रोल में आ गए और अपने ही साथी ईयर बीस्ट पर लड़ने लग गए। ये जो सबमिशन सॉन्ग था ना, सबमिशन सॉन्ग विज़डम पाथ प्लस एन्स्लेमेंट पाथ और साउंड पाथ प्लस सोल पाथ का मिक्स था, डायरेक्ट माइंड को इफ़ेक्ट करता था। इसका इंस्पिरेशन फेंग जीजे को क्वीन बाई शंग के 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड से मिला था। इस मूव के बाद कई डेसोलेट और एशिएंट ईयर बीस्ट इंस्टेंटली स्विच होकर फेंग जीजे की साइड आ गए, एकदम से फ्लिप हो गए थे। फेरी मियाओ लेडी व्हाइट रैबिट भी सबको देख रही थी फेंग युआन के साथ, उन्होंने भी सांसें रोक ली, पर फेंग युआन स्टिल यहाँ पे शांत था। वो लगातार ईयर बीस्ट समनिंग स्पैम कर रहा था। रैंक 8 एयर फ्लो लाइक अ वाटर इमॉर्टल को रैंक 6 इमॉर्टल्स भी यूज़ कर रहा था और फेंग युआन ये मूव पहले भी एक तरीके से प्रैक्टिस करता आया है। रैंक 8 वाला यूज़ नहीं करा लेकिन बहुत सारे जो बाकी हैं उनको यूज़ करता हुआ आया है ईयर बीस्ट समन करने के लिए, जो कि एक बार इंग्विश से फाइट में भी उसने यूज़ करा था ईयर बीस्ट, वही वाला है। उसका जो अलर्ट नेचर था अब काम आ रहा था, ज़ीरो स्ट्रगल था। फेंगियन अपने माइंड में कहता है, ईयर बीस्ट समनिंग चलती रहेगी, देखता हूँ सबमिशन सॉन्ग कितने बीस्ट को हैंडल कर पाता है। एक पॉइंट के बाद इमोरियल ईयर बीस्ट भी रिस्पॉन्ड करेंगे और वो भी आएँगे। ईयर बीस्ट समनिंग टाइम पाथ प्लस एन्स्लेमेंट पाथ स्टाइल का था और एन्स्लेमेंट पाथ एट्रिशन बैटल में ओवरपावर्ड होता है। फेंग जूजे एनिमी स्ट्रॉन्ग था। फेंग युआन का गोल अभी उसे किल करना नहीं था और हेवनली कोर्ट बैकिंग के चलते कई और रैंक 8 इमॉर्टल भी हाइड हो सकते हैं, इसलिए वो ये सब नहीं कर रहा था। फेंग युआन ने डिसाइड किया था कि खुद हिडन रहेगा, बीस्ट को फ्रंट लाइन पे भेजेगा, फेंग जीजे का स्टैमिना को खत्म करेगा, सिर्फ स्टैमिना को। और ट्रिब्यूटरी से नॉन स्टॉप ईयर बीस्ट निकल रहे थे, बैटलफील्ड में आ रहे थे। सून जो नंबर था 100 से ज़्यादा क्रॉस हो गया। बीस्ट ने पूरा सर्कल बनाकर फेंग जीजे को साउंड कर रखा था। फेंग जीजे सबमिशन सॉन्ग से कुछ बीस्ट को कन्वर्ट करके अपने डिफेंस रिंग बना रहा था और बैटल एकदम डेडलॉक में चली गई थी। ये पूरी फाइट फेरी जीवी हेवनली कोर्ट में अपने स्टारलाइट स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड से देख रही थी। उसका मेन गोल एकदम सिंपल था, फेंग युआन को मारना और रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस का मतलब ले लेना या डिस्ट्रॉय कर देना। फेंग युआन के हाथ नहीं लगने देना, सिंपल।
फेंग ज़िज़े उसके प्लान का एक बस पार्ट था। डेडलॉक देखने के बावजूद वो जानती थी कि फेंग ज़िज़े अपना फुल पावर यूज़ ही नहीं कर रहा और अगर करे तो उसके पास हेवनली कोड का दिया हुआ रैंक 8 इमॉर्टल गो भी था। एक तो भाई फेंग यूजे ना रैंक 7 बंदा है, पावर रैंक 8 के बराबर की है और वो रैंक 8 की पावर है लेकिन वो सिर्फ़ डिफेंस कर सकता है, जैसे-तैसे कर सकता है, बस थोड़ा बहुत अटैक रैंक 8 के लेवल का। लेकिन फुल रैंक 8 लेवल का पावर अटैक करने के लिए भाई के पास रैंक 8 गू भी होना चाहिए और इसके पास अब रैंक 8 गू है। तो पहले जब वू योंग की फाइट में उसके पास रैंक 8 गू की कमी थी, अब वो यहाँ नहीं है। यानी अब वो अपना खतरनाक तगड़े लेवल की चीज़ दिखा सकता है। फ़ेरिज़ी भी अपने माइंड में कहती है, अभी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसने व्यू को स्विच करा, नेक्स्ट बैटल सीन देखा। 2 हेवनली कोड के गू इमॉर्टल ना अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से लड़ रहे थे। यही ईगल फेंग युआन के कंट्रोल से एस्केप करके भाग गया था। ईगल इंजर्ड था, इमॉर्टल गू नहीं होने के चलते, चाहे वो इम्मोरल डेसर्ट बीस्ट हो, 2 हेवनली कोड के इमॉर्टल्स के अगेंस्ट फाइट करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की फाइट क्लियरली उसके फेवर में तो नहीं थी। फ़ेरिज़ी भी अपने माइंड में कहती है, इस ईगल पर फेंगिवान का ट्रैकिंग मेथड लगा है। इसे कैप्चर कर लिया तो उसकी लोकेशन रिवर्स डिड्यूस कर सकती हूँ और फ्यूचर में फेंगिवान इस इमोरल ईगल को वापस गेन ना कर ले, इसलिए अभी कैप्चर करना ज़रूरी है। फेंगिवान एक प्योर अदरवर्ल्डली डेमन था। फेंगिवान ना फेट के कंट्रोल से बाहर है। बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड उसका यही है। अब उसके पास जायंट सन की ट्रू इनहेरिटेंस भी थी। अदरवर्ल्डली डेमन प्लस लक पाथ भी था। यानी एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल कियोस्क था। स्पेक्ट्रल सोल ऑलरेडी पकड़ा गया था। अब हेवनली कोड के लिए फेंगिवान बिगेस्ट थ्रेट था। पर हेवनली कोड फुल फ़ोर्स यूज़ नहीं कर सकता था। पहला, फेंगिवान की लक बहुत हाई थी, ज़्यादा लोग उसके पीछे गए तो वो उसका मतलब एक तरीके से उसके मिसफॉर्च्यून के बेनिफिट ले लेता और सिर्फ़ हाई लक वाले ही उसे काउंटर कर सकते थे, इसलिए फेंग जीजे को सेंड किया गया था। दूसरा, ग्रेट एरा आ रहा था, 5 रीजनल वर्ल्ड टूट जाएँगे, सब रीजन एक हो जाएँगे, नो बॉर्डर्स, फ्री मूवमेंट, एक्सट्रीम कियोस्क, सेंट्रल कॉन्टिनेंट चारों तरफ से सराउंड था। कियोस्क में सबसे पहले वही प्रेशर में पड़ता। हेवनली कोड को प्रिपेयर होना था और स्टार कैंसलेशन हेवन विल ने ड्यूक लॉन्ग और फेरी ज़ीवी को ऑर्डर दिया था। फ्यूचर में बहुत सारे रैंक 8 इमॉर्टल को हाइबरनेट करना होगा। रीज़न अननोन था, पर फेरी ज़ीवी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही थी उनके ऊपर। तभी एक लेटर गू उनके पास आया। युआन क्यूंग डू का रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट था, उसका मैसेज आया। फेरी ज़ीवी कहती है, "क्या गुड न्यूज़ है क्या कोई?" तो युआन क्विंग डू कहता है, "मैं ट्रेज़र येलो हेवन से एक बैच ईयर बीस्ट बाय कर लिए हैं। सेलर को शायद पता नहीं पर ये ईयर बीस्ट नॉर्मल नहीं है, हेवेंस व्हील से भरे हुए हैं। मैं इनको इमॉर्टल मटेरियल की तरह यूज़ करके फेट इमॉर्टल को रिपेयर कर सकता हूँ, फास्टर और बेटर इफ़ेक्ट के साथ।" फेरी ज़ीवी कहती है, "वेरी गुड, कंटिन्यू रखो तुम अपना।" वो काफ़ी प्लीज़ थी। इससे फेट को रिपेयर हो जाए, स्पेक्टर सोल भी पकड़ा जाए और न्यूज़ फैलते ही पूरे वर्ल्ड को वो शॉक कर सकती थी। उससे ड्यूक लॉन्ग के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। हेवेली कोड के करंट एडवांटेज उसकी मूव की वजह से था, पर अपकमिंग 5 रीजन कियोस्क में अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर एक ही होगा, वो होगा ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वल्नरेबल। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है वेस्टर्न डिजर्ट। फेंगिवान एक क्रूशियल मोमेंट पे था। उसने फाइट इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया, उसके अराउंड सप्लीमेंट्री गू भी एक्टिव हो गए। इमॉर्टल किलर मूव एनस्लेमेंट आफ्टर विशियस फाइट ये यूज़ हुआ। मूव एक्टिवेट होते ही फेंगिवान की आइज़ शार्प हो गई और वो ईयर बीस्ट आर्मी पर फोकस कर गया। काउंटलेस स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड उसके आसपास फ्लाई करके ईयर बीस्ट को डिफीट करने लग गए और हर डिफीटेड ईयर बीस्ट भागने की जगह फेंगिवान का स्लेव बनकर उसकी तरफ ही गैदर होने लग गया। एनस्लेमेंट आफ्टर विशियस फाइट की इफेक्ट में फेंगिवा जिस भी लाइफ फॉर्म को डिफीट करता वो हाई चांस से उसका स्लेव बन जाता। इस मूव का कोर था नए मिले रैंक 7 इमॉर्टल गू फाइट। विजडम पाथ सपोर्ट के साथ ये रूल पाथ गू भी बहुत ही वैल्यूबल चीज दिखाता था। ये किलर मूव इमॉर्टल ज़ॉम्बी डाली का बनाया हुआ था। स्पेक्टर सोल का सेकंड जेन स्प्लिट सोल था। म मार्शल ड्यूल हेवनली किंग। स्ट्रेंथ पाथ प्लस विज़डम पाथ दोनों कल्टीवेट करता था। बाद में एक मिस्टीरियस रेड लोटस इंसिग्निया वाले इमॉर्टल से फाइट में डिफीट हुआ था। उस बैटल से ही ये मूव का ओरिजिन बना था। फेंगिवान को ये मूव पर्पल माउंटेन ट्रुमनार की इनहेरिटेंस से मिला था। अभी सीखना शुरू किया था, पर इस मूव का प्लस पॉइंट ये था कि एक बार एक्टिवेट कर दो तो फिर बैटल के बीच इजीली सस्टेन हो जाता था, इसलिए रिस्क कम था। मोस्ट किलर मूव फेंगिवान बैटल में यूज़ नहीं कर सकता था, अनफेमिलियरिटी की वजह से और सेल्फ हार्म चांसेस की वजह से। पर इस सिचुएशन में उसने पहले से जानबूझकर प्लान किया हुआ था। प्रिपरेशन टाइम सब कुछ मिल गया था। फेल के बाद फाइनली सक्सेसफुल एक्टिवेशन हो गया था। अब वो दोनों चीज़ें साथ चला रहा था। एन्स्लेमेंट पाथ विशस फाइट एक्टिव था प्लस ईयर बीस्ट समनिंग दोनों नॉनस्टॉप एक्टिव चल रहे थे और ईयर बीस्ट भाई लगातार आ रहे थे। पर ईयर बीस्ट समनिंग भी एक तरह का फ्लॉ थी। ईयर बीस्ट जिंदा क्रिएचर हैं, फोर्स्ड सुसाइडल फाइटर्स नहीं हैं। ज़्यादा इंजरी या स्ट्रॉन्ग एनिमी देखकर वो बैक ऑफ कर जाते हैं और सोल बीस्ट समनिंग की तरह डेथ टिल एंड तक फाइट नहीं करते, यानी लास्ट अपनी लास्ट सांसों तक फाइट नहीं करते।
फिर भी रैंक 8 ईयर फ्लो लाइक अ वाटर के कोर से समन्ड ईयर बीस्ट आर्मी बहुत पावरफुल होती है। सिर्फ कोई फेंगजीजे जैसे स्पेशल रैंक 7 या रैंक 8 एक्सपर्ट ही उससे लड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। गो इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसे लोग बहुत ही कम थे। तभी क्लैप क्लैप आवाज आती है। फेंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड्स बैटलफील्ड में घूम रहे थे। जो ईयर बीस्ट फेंग जीजे की पावर से डर कर ट्रिब्यूटरी से भागने का ट्राई कर रहे थे। फेंग युआन उन्हें भाई एक तरीके से पाथ को ब्लॉक करके उन्हें मार रहा था, जिससे वो उसके ही प्यादे बन जा रहे थे। जायंट हैंड उन सबको पकड़कर भाई ज़मीन पर स्लैम कर रहा था और रिट्रीट एकदम इम्पॉसिबल था। वो भाई ज़बरदस्ती या तो कह रहा है कि तुम मेरे प्यादे बन जाओ, यानी वापस या तो प्यादे बनो या तो वापस जाके फेंग जीजे की तरफ अटैक करो, भागने का कोई चांस नहीं। ईयर बीस्ट एंस्लेमेंट आफ्टर विशियस फाइट के इफेक्ट से एक-एक करके फेंगयुआन भाई बहुत सारी चीज़ों को स्लेव बना रहा था, जितने भी ईयर बीस्ट थे। और जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे वो रेसिस्ट कर रहे थे, वो क्लैप खा के पीछे ही जा रहे थे वापस फेंगजीजे की तरफ अटैक करने। और जो भाई स्लेव बन जा रहे थे, उनको स्लेव बना के फेंगयुआन अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर ले रहा था। यही काम चले जा रहा था, ईयर बीस्ट को स्टोर करना यानी वापस उसकी तरफ ही भेजना। और जो इवन कॉर्प्सेस थी उनको भी, क्योंकि डेड बीस्ट भी रैंक 6 या रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल होते हैं। फेंगयुआन ने एक भी पीस वेस्ट नहीं होने दिया था। बैटलफील्ड में फेंगजीजे एक वेव ऑफ बीस्ट को किल करता है, फिर फेंगयुआन ईयर बीस्ट समनिंग से दूसरी वेव बुला लेता है। खुद फॉर्मेशन में हिडन रहकर वो फेंगजीजे के भाई फ्री लेबर की तरह यूज़ कर रहा था। वो बीस्ट को वीक करता हुआ फेंगयुआन उन्हें एनस्लेव कर ले रहा था। थोड़ी देर में फेंगयुआन के पास 70 से 80 ईयर बीस्ट हो गए, मोस्टली डेसोलेट और थोड़े से एशिएंट भी थे। फेंगयुआन हैप्पी था। वो कहता है इस स्पीड से तो कुछ 100 बीस्ट भी कलेक्ट कर लूँगा। ट्रेजर येलो हेवन वाले बैच से नहीं मिला, पर यहाँ फार्म करके ह्यूज इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या एक तरीके से इन्वेस्ट नहीं, हार्वेस्ट कर सकता हूँ, बाद में इन पे इन्वेस्ट करके बेच भी सकता हूँ। मतलब बहुत चीज़ें हो जाएँगी, काम आ जाएगा इन सब चीज़ें, ये पूरा स्टॉक। तो अच्छा, तो उसको वो वाला नहीं मिला था, सही बात है, वो मिला भी नहीं और वो हेवेंस वेल से भी फ़िल्ड था, अच्छा है नहीं मिला। फिर वो कैलकुलेट करता है, पर मेरी सोल फाउंडेशन मैक्स 100 ईयर बीस्ट कंट्रोल कर सकती है और मेरे पास ऑलरेडी एक ईगल आर्मी है। वो सोच रहा था कि इन ईगल बीस्ट को सेल कर दिया जाए या नहीं। तभी अचानक उसका पूरा बॉडी एकदम टेंस हो गया। ट्रिब्यूटरी के पीछे बहुत पुराना और बहुत हैवी ऑरा आ रहा था। फेंगयुआन कहता है इमोरियल ईयर बीस्ट, ये ईयर फ्लो लाइक अ वाटर से अट्रैक्ट हुआ है क्या? इमोरियल ईयर बीस्ट आ रहा था, क्योंकि ईयर फ्लो लाइक अ वाटर सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी में नहीं था, इसलिए इमोरियल ईयर बीस्ट ट्रिब्यूटरी फॉलो करते हुए सीधा यहाँ आ गया। इस इमोरियल ऑरा को फील करते ही बैटलफील्ड ईयर बीस्ट भाई क्रेजी मोड में चले गए, ज़्यादा फियर्स और ज़्यादा बोल्ड हो गए। सबमिशन सॉन्ग के इफेक्ट की पावर अब वीक हो गई थी। फेंग जीजे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, एकदम स्काई हाई हो गया, एकदम से रंबल आवाज़ आई। ट्रिब्यूटरी से एक मैसिव टाइगर क्लो निकल कर आया। पूरा रिवर वाटर का टाइडल वेव क्रिएट होते हुए सीधा फेंगयुआन पर भी स्ट्राइक कर गया, पर फेंगयुआन प्रिपेयर्ड था। सब ईयर बीस्ट और शैडो सेक्ट इमॉर्टल को इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर करके वो पहले ही नीचे फ्लाई कर चुका था। टाइगर क्लो ने फेंगयुआन की फॉर्मेशन को आसानी से क्रश कर दिया। माउंटेन लेवल का इम्पैक्ट था, रोर आवाज़ आई। टाइगर इमोरियल ईयर बीस्ट का पता चल गया था, ईयर फ्लो लाइक अ वाटर अब दूर जा रहा था। उसकी रोर में थंडरिंग पावर थी, शुश शुश आवाज आ रही थी। ट्रिब्यूटरी की वेव फ्लड की तरह आउटब्रस्ट होने लग गए। टाइगर बीस्ट ट्रिब्यूटरी से बाहर निकलना चाह रहा था, पर उसका साइज इतना बड़ा था कि ट्रिब्यूटरी का जो साइज था बाहर निकलने के लिए वो गेट ही बहुत छोटा पड़ गया था। पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्लॉस के उसके अराउंड को भाई जितना भी टनल था उसको भाई फाड़े जा रहा था ताकि जगह बने और निकले। एक ही मोमेंट में ट्रिब्यूटरी रैपिडली एक्सपेंड होने लग गया और ये प्राइसलेस टाइम पाथ रिसोर्स पॉइंट पूरी तरह से खराब हो रहा था, या मान लो खराब ही हो गया। ट्रिब्यूटरी अब एक ह्यूज साइज़ ले रहा था, पर बैलेंस से लॉस कर चुका था। थोड़ी ही देर में ये पूरा ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ टाइम में वापस मर्ज हो जाएगा। इमोरियल एयर बीस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फेंग जीजे ने देखा कि फेंगयुआन उसकी डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन टूट गई इसलिए फेंगयुआन को वो देख पा रहा था और ईयर बीस्ट भी फेंगयुआन को देख पा रहा है। मतलब फेंगयुआन को नहीं, वो ईयर फ्लो लाइक अ वाटर को देख पा रहा है, जो कि रैंक 8 लेवल का है, क्योंकि भाई उसकी वजह से ही ईयर बीस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो ऐसा मान लो सबसे आगे फेंगयुआन के सबसे आगे है फेंग जीजे, उसके ठीक पीछे अपना फेंगयुआन बीच में, और फेंगयुआन के पीछे भाई पूरा जो गेट है और गेट के अंदर है ईयर बीस्ट रैंक 8 लेवल का, जो कि गेट को फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सीन देखने में लग रहा था कि फेंगयुआन ट्रैप में है, आगे फेंगजीजे पीछे इमोरियल ईयर बीस्ट। पर सच में फेंगयुआन रिलैक्स्ड और स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील तक यूज नहीं किया था, सीधा रैंक 8 फ्लो ईयर फ्लो लाइक अ वाटर फिर से एक्टिवेट कर दिया। फेंगजीजे शॉक में कहता फेंगयुआन के पास रैंक 8 इमॉर्टल गू है। उसे सरप्राइज़ ज़्यादा नहीं लगा था। शैडो सेक्टर टेक ओवर करने के बाद एक्सपेक्टेड तो था ही। फेंगयुआन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, मैं सब हेवनली कोर्ट को जितने भी लोग हैं उन सबको मारना चाहता था, पर सिर्फ़ फेंग जीजे ही आया है। हाँ,
तू ही यहाँ पे मरेगा। ईयर फ्लो लाइक अ वाटर, व्हाइट लाइट में एकदम शाइन होने लगा। लाइट से पूरा डार्क टनल ब्राइट हॉल जैसा बन गया। स्ट्रॉन्ग लाइट में एक हिडन गू फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। फेंगजीजे कहता है ये क्या, ये कैसी फॉर्मेशन है? पहले फॉर्मेशन इन्वायरमेंट बैकग्राउंड में ना बिल्कुल ब्लेंड हो गई थी, क्योंकि इन्वायरमेंट ही एकदम ब्लैक है और नाइट विजन में भी तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं फॉर्मेशन का, बिल्कुल एक तरीके से डिटेक्टेबल ही नहीं थी। अब रैंक 8 ईयर फ्लो लाइक अ वाटर के कोर के साथ पूरी एक्टिवेट हो गई। फेंगजीजे अलर्ट हो गया, पर फॉर्मेशन का टारगेट फेंगजीजे नहीं था। तभी रंबल आवाज आई, जैसे सालों का एकदम एकदम से जो दम था, एकदम से दम निकल गया हो। ट्रिब्यूटरी का पानी एकदम भाई गुस्से में रैगिंग वेव सा रिवर सा बन गया, पूरा एकदम बहने लग गया स्पीड में। ये फॉर्मेशन एक्चुअली ट्रिब्यूटरी को ही टारगेट कर रही थी। एक पल में ट्रिब्यूटरी ओवरफ्लो करके रिवर ऑफ टाइम जैसा बिहेव करने लग गया। रिवर वाटर स्काई हाई वेव बनकर ऊपर उड़ गया। वेव में फेंगीवान को तुरंत ही एकदम भाई एकदम बहाने लग गई, एकदम पूरा अंदर से एकदम बहने लग गई। फेंगीवान बहने लग गया उसके साथ, और फेंगजीजे की तरफ फेंगीवान बह के आने लग गया। अब फेंगजीजे की और फेंगीवान की डिस्टेंस बहुत ही कम रह गई थी, सामने ही फेंगजीजे था बस। फेंगजीजे नॉर्मल बीस्ट से इजीली निकल सकता था, पर रिवर ऑफ टाइम के रूल्स अलग होते हैं। फेंगजीजे कहता है सो फास्ट, एक ही ब्लिंक में रिवर ऑफ टाइम की वेव उस तक सीधा आ गई। रिवर ऑफ टाइम की स्पीड कॉन्सेप्ट नहीं होता, टाइम फ्लो करता है, पानी नहीं करता। एक इंस्टेंट में 10 बिलियन ली कवर कर सकता है, या फिर मिलियन साल एक ही इंच में कवर कर सकता है। इतना खतरनाक ये पानी होता है। फेंग जीजे कहता है मैं बच नहीं सकता। उसने इंस्टेंटली अपने डिफेंसिव मेथड को एक्टिवेट कर दिया। रंबल आवाज आई, पूरा बॉडी क्लोसल वेव में एकदम भाई डूबने लग गया। पर फेंगीवान स्पेशली मेड गू फॉर्मेशन के थ्रू वाटर में एकदम भाई बाहर आ गया, उसके थ्रू आ रहा, मतलब धीरे धीरे बाहर आ रहा था और ऊपर आ गया था। फेंगन अपने माइंड में कहता है फ्लड डिस्चार्ज फॉर्मेशन ब्रेक। जैसी फॉर्मेशन ब्रेक हुई, ट्रिब्यूटरी का पानी इंस्टेंटली मेन रिवर ऑफ टाइम के साथ एक पुल होने लग गया, यानी खींचने लग गया। अब ये फॉर्मेशन नहीं, ये एक हेवन एंड अर्थ का पावर था। रिवर रिवर ऑफ टाइम का सुप्रीम फोर्स था। ट्रिब्यूटरी अब अपने लिमिट क्रॉस कर चुका था और नेचुरल लॉ के हिसाब से वो रिवर में ही ड्रैग हो रहा था। यानी अब पता है यहाँ पे क्या हुआ, मान लो सामने गेट खुला, उसमें से एकदम भाई पानी बह के आने लग गया, जो कि फेंगयुआन भी उस पानी में बहते हुए सीधा फेंगजीजे की तरफ आ रहा था। अब भाई फेंगजीजे तक जैसे ही पानी आया, फेंगजीजे भी डूब गया पानी में, क्योंकि पानी बहुत फ़ास्ट आया था। अब क्या हुआ कि जो रिवर ऑफ टाइम था और जो पानी था, आपस में एकदम इतना खतरनाक कनेक्ट हो गए कि रिवर ऑफ टाइम ने इस पानी को ना अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। पहले फेंक रहा था बाहर, अब अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया, और इतनी स्पीड में अंदर खींचना स्टार्ट करा एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह, कि पानी, फेंगजीचे, फेंगीवान सब इसके अंदर ही खींचने लग गए। और फेंगीवान ने तो अपनी फॉर्मेशन ब्रेक कर दी है, थोड़ा पानी के ऊपर आ चुका है फेंगीवान, और ये तो बहे जा रहा है अपना फेंगजीचे। तो अब यहाँ पे शायद ऐसा होने वाला है कि फेंगीवान पानी के ऊपर उड़ जाएगा, कुछ भी ऐसा करेगा कि वो बाहर आ जाएगा, और फेंगजीचे इसी पानी के साथ ड्रैग होते हुए रिवर ऑफ टाइम के अंदर कैद हो जाएगा। ये शायद करना चाह रहा था फेंगयुआन। और रिवर ऑफ टाइम के अंदर वो रैंक 8 का बीस्ट तो है ही, शायद वो फेंगजीजे को भी मार दे और सबको ही मार देता। फेंगयुआन ने कहा नहीं था कि तुम अकेले ही आए हो, और भी रैंक 8 वाले बंदे लेके आते हेवनली कोर्ट के, सबको मार देता। शायद यही प्लान था फेंगयुआन का। अब आगे देखते हैं, रंबल रंबल सी साउंड आने लग गई। हैवी क्रैशेस के बीच में फेंग जीजे पूरी तरह से रिवर ऑफ टाइम में ही बहने लग गया। जो टाइगर लेवल इमोरियल बीस्ट था, जो कि उसी गेट के ऊपर था जहां से पानी आ रहा था, उस गेट ने अब खींचना शुरू कर दिया, तो भाई वो बाहर निकलने की जगह वो भी उसी में बहकर पीछे हटने लग गया। जो टाइगर लेवल इमोरियल बीस्ट था वो भी बाहर निकलना चाह रहा था, पर रिवर ऑफ टाइम की फोर्स से वो भी ब्लॉक हो गया। कुछ ही सांसों के अंदर पूरा ट्रिब्यूटरी गायब हो गया। सिर्फ एक ह्यूज जोन में टाइम रिपल्स साइलेंटली फ्लिकर कर रहे थे। बैटलफील्ड के सारे एयर बीस्ट भी रिवर ऑफ टाइम में वापस पुल होके खींच लिए गए। फेंगजीमान कहता है फेयरवेल फेंगजीजे, और वो कामली फॉर्मेशन में भाई जो गुवम थे उसके द्वारा स्टोर हो गया था, और वहां से अब निकल के बाहर चला गया। लो मैंने बोला था ना, वही हुआ। भाई फेंगजीजे को उसने रिवर ऑफ टाइम के अंदर बंद कर दिया, और रिवर ऑफ टाइम के अंदर वो रैंक 8 लेवल का ईयर इमोरियल बीस्ट है, ईयर बीस्ट, वो मार देगा अब शायद फेंगजीजे को। देखते हैं अब क्या होगा, वो तो आगे पता चलेगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।